हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 31 ऑन द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए, जो हमारा लेक्चर 29 था उसमें हमने कौन सा लेक्चर डिस्कस किया था, कौन से टॉपिक पर डिस्कस किया था हमने उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन मुझे 1935 से पहले ये लेक्चर बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब बना देता हूँ। उस टाइम मैंने कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी वीडियो बना दी जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर भी वीडियो बना दिया है, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको एक्ट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको मैं सीरीज वाइज जो मेन होंगे उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। वैसे तो काफ़ी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो मैं जो मेन होंगे वही करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें इसके इंट्रोडक्शन को। इसका इंट्रोडक्शन क्या था, ठीक है। ऑन अगस्त 1970, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. देखिए, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि फर्स्ट टाइम मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मतलब कि इसको लाया गया था, इसको मतलब कि रिफॉर्म लाने के लिए इसको लाया गया था। और इसको हम देखेंगे, चलो इसलिए इस वाली लाइन में बताऊंगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज दस इनेक्टेड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्ट किया गया था 1919 को, विच केम इनटू फोर्स इन 1921। लेकिन इसको लागू किया गया, मतलब कि ये इन्फोर्स में आया कब, 1921 में। इनेक्ट किया गया कब, 1919 को, और इन्फोर्स में आया कब आया, 1921 को। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए, मैं अभी आपको ये बताने वाला था जब मैं ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, इसको मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये दो पर्सन्स थे, दो करेक्टर थे। कौन कौन से, मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, 2 पर्सन्स है। इनके द्वारा ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया था, ठीक है। रिफॉर्म्स लाए गए थे इन दो पर्सन। ये 2 पर्सन कौन थे, तो देखते हैं। मोन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो मोन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के मोन्टेग्यू। एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया बिटवीन 1960 टू 1920। जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो वायसरॉय थे इंडिया के, कब से कब तक, 1916 से 1921 तक, ठीक है। ये वायसरॉय थे चैम्सफोर्ड। तो जो मोन्टेग्यू थे, सेक्रेटरी थे, इनको ये कहाँ पर बैठते थे, ये बैठते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये वहाँ पर बैठते थे, ठीक है। लेकिन वैसे तो कंट्रोल ये करते थे इंडिया में, लेकिन इनकी सीटिंग वहीं पर ही थी। और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वायसरॉय, वो इंडिया में ही थे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें रिफॉर्म्स लाए थे, ये दोनों मिलकर, ठीक है। इस वजह से इसको मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ठीक है। क्लियर, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। वैसे इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसको कराई नहीं है ताकि आपको ईजी वे में मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। इसको आप और भी पढ़ लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाने के तौर पर तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब कि जिससे आपको ये इसके नेचर के बारे में समझ में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। और इसके मैं फीचर को भी समझा देता हूँ, जो इसके अंदर जिसको प्रोविज़न भी मान सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या क्या था, क्या क्या इसके फीचर थे, ठीक है। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। देखिए, इस फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि फर्स्ट फीचर में जो सेंट्रल कंट्रोल था किसके ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर, उसको कम कर दिया गया था, ठीक है। उसको रिलैक्स कर दिया गया था और उसको डिमार्केट कर दिया गया था, ठीक है। डिमार्केट मतलब उसकी एक सीमा के तौर पर उनके ऊपर कंट्रोल कर सकती थी, सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी प्रोविंसेस, ठीक है। एंड सेपरेटिंग दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स।
जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, जो मतलब कि लॉज बनाती थी, ठीक है, उनको एम्पावर कर दिया गया था, उनको ऑथराइज कर दिया गया था कि वो लॉज बना सकती है ऑन देयर रिस्पेक्ट लिस्ट। मतलब कि जो लॉज तो बना सकती थी वैसे वो, लेकिन उनको एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए गए थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई थी, उनके तौर पर वे अपने पावर्स को उनको पावर दी गई थी, ठीक है, सब्जेक्ट्स के रूप में, उनके सब्जेक्ट्स के रूप में उनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। इस तरह से वे लॉज बना सकते हैं, ठीक है, उनको लिस्ट प्रोवाइड की गई थी रिस्पेक्टिव वे में। However, the structure of government continued to be centralized and unitary। जो मतलब कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू रहा, मतलब कि जैसे पहले था सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी, उसको कंटिन्यूड रहने दिया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, सभी जितने भी अभी मैं करा रहा हूँ उनको आप रीड कर लेना, ठीक है। और भी गूगल से आप इनको सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इसके सेकंड फीचर में आते हैं हम, इट फर्दर डिवाइडेड दी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट थे? एक तो ट्रांसफर्ड हो गया और एक रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। इन 2 सब्जेक्ट में उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसको एडमिनिस्टर किया जाता था किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, विद द एड ऑफ मिनिस्टर, जो उसकी काउंसिल थी, उसके जो मिनिस्टर थे काउंसिल के, उसकी एड के द्वारा, ठीक है। और जो मिनिस्टर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, जो गवर्नर और उसकी काउंसिल, जो काउंसिल के मिनिस्टर्स थे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की एड पर ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उनको एडमिनिस्टर किया गया था, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये, ठीक है। और दूसरे में कहा गया कि द रिजर्व सब्जेक्ट्स, ये हमारा हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब हम आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में। ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मतलब कि रिजर्व सब्जेक्ट है उसको भी गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, और वहाँ पर मिनिस्टर्स की बात हो रही थी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। और जो उसकी काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि जो एडमिनिस्टर करेगी रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और जो यहाँ पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था इसमें गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। ये फ़र्क आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्लियर? तो इसमें आगे हैं, दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज DRK। मतलब कि हमने DRK पहले भी नाम सुना है, ठीक है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी सुना था। और DRK मैंने कहा था उसमें डुअल सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसी को मतलब कि इसी को ही कहा जाता है जो 2 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, किस किस में? रिजर्व सब्जेक्ट में, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, इन 2 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किया गया था, इसी को ही कहा जाता था DRK, ठीक है। और जो DRK है ये कहाँ से आया वर्ड? ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाइआर्के विच मीन्स डबल रूल, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये ग्रीक वर्ड है DRK, ठीक है, और इसका मतलब है डबल रूल, ठीक है। यहाँ पे डबल सब्जेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया था ना, तो डिवाइड हो गए, डबल हो गए रूल। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, मतलब कि ये अनसक्सेसफुल रहा जो ये डिवाइड किए गए थे, कोई किस में? ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में। ये मतलब कि ये सक्सेसफुल नहीं रहे थे, ये अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। मैं आपको फीचर के रूप में बता रहा हूँ, आपको मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे कि आपको ये इनके फीचर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस वजह से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फीचर्स को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप बाकी आप नेट से पढ़ लेना, अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद होंगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट फीचर है, द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर द इसेंशियल एरियाज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट सच एज जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू। जैसे कि हमने अभी ऊपर DRK पढ़ी थी, मतलब कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो पढ़े थे। अब उनमें कौन कौन से वो आते हैं, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो इस वाले फीचर में पढ़ेंगे हम।
जो रिजर्व सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आते हैं जस्टिस, पुलिस, रिवेन्यू। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। वैसे और भी काफ़ी है, लेकिन मैंने आपको कम ही बताया, जैसे कि आपको मेन जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर होंगे। ये रिजर्व सब्जेक्ट हो गए हमारे, कौन कौन से, जस्टिस, पुलिस, रिवेन्यू। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे उसमें कौन कौन से थे, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एटसेट्रा लगा है, मतलब कि और भी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में ये आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट के, और ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर में। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद फर्स्ट टाइम मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था किसको, बाइकैमरलिज्म को और डायरेक्ट इलेक्शन को। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ठीक है, बाय द पीपल होते हैं ना, और हमने इनडायरेक्ट वे में भी पढ़े थे। हमने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में फ़र्क बताया। अगर आपने अच्छे से सुना हो तो आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो आपको याद नहीं होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय अ bicameral legislature consisting of an upper house and a lower house। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जगह पर बाइकैमरल लेजिस्लेटिव कंसिस्ट की गई थी। ऑफ एन अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इन दो में बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल का मतलब टू लेजिस्लेचर कौन कौन सी होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको ध्यान रखना है, अपर हाउस को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, लोअर हाउस को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्लियर हो गया। ये स्टेट की बात हो रही है, और वैसे भी हमारे सेंटर में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें एक और लाइन है, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब ये जो दोनों हाउसेज हैं, इन दोनों में मेजोरिटी के जो मेजोरिटी होती थी मेंबर्स की, उन्हीं के बेसिस पर डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए जाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर में। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर दैन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। देखिए, जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे, उसमें 6 मेंबर थे, और 6 मेंबर से 3 मेंबर, ठीक है, 3 मेंबर अदर दैन दी कमांडर इन चीफ। मतलब कि कमांडर इन चीफ को छोड़ के, और जो 3 मेंबर हैं उनको छोड़ के 3 मेंबर होने चाहिए थे इंडियन। ठीक है, 3 मेंबर उसमें इंडियन होने चाहिए थे। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये वगैरह हमारा ये वाला फीचर हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर में। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद एक्सटेंड किया गया था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थे उनको सेपरेट इलेक्टोरल के बेसिस पर उनको इस्टेब्लिश किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। जो सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, और जो यूरोपियंस थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मतलब कि डिवाइड किया गया था उनको। ठीक है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता कि। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी फीचर हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर में। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। मतलब कि इस एक्ट ने ग्रांट की थी फ्रेंचाइजी किसको, कुछ नंबर ऑफ पीपल्स को, मतलब कि लिमिटेड, सीमित नंबर ऑफ, मतलब सीमित थी, मतलब कि उनको कुछ ही पीपल्स को उनको फ्रेंचाइजी दी गई थी। किसके बेसिस पर, जो प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है, जो टैक्स पे करते ज़्यादा, जिनको मतलब कि एजुकेशन, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको पावर दी गई थी, उनको कुछ फ्रेंचाइजी दी गई थी। ठीक है, मतलब कि सुविधाएं दी गई थी उनको कुछ इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम आते अपने नेक्स्ट फीचर में। It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by the Secretary of State for India। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद जो एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया था जिसको कहा जाता था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया में हाई कमिश्नर
न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया था। कहाँ पर? इन लंदन, ठीक है। एंड इन लंदन मतलब कि ट्रांसफ़र, मतलब कि इंडिया के लिए हाई कमिश्नर ऑफिस क्रिएट किया गया था। कहाँ पर? लंदन में, इंडिया के लिए, ठीक है। मतलब कि इंडिया में नहीं था, ये लंदन में था। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन, और इसके कुछ फंक्शन को ट्रांसफ़र किया गया था जो परफॉर्म करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया में, ठीक है, उसको ये कुछ फंक्शन ट्रांसफ़र किए गए थे। तो कुछ इसको ट्रांसफ़र किए गए थे कोई फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। क्लियर होगा ये टॉपिक, ये वाला फीचर। तो हम आते हैं नेक्स्ट फीचर में। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था, मतलब कि इसने इस्टेब्लिश किया था पब्लिक सर्विस कमीशन। हैंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विस। देखिए इसने प्रोवाइड किया था इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि इसने इस्टेब्लिश किया था इस एक्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फिर उसने फिर इस्टेब्लिश किया सेंट्रल में, ठीक है, सेंटर में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, उनको उनकी भर्ती के लिए सेटअप की थी 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि पहले तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में आया था, फिर बाद में 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किए गए 1926 में रिक्रूटिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे वाला फीचर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर में। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथोराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। देखिए इस एक्ट के आने के बाद जो फर्स्ट टाइम था ये, जो प्रोविंशियल बजट्स थे और जो सेंट्रल बजट्स थे उनको सेपरेट किया गया, ठीक है। एंड जो ऑथोराइज किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को टू इनेक्ट देयर बजट्स, मतलब कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज कर दिया गया था कि वह बजट को इनेक्ट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रोविंशियल बजट्स को और सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। अब प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थी अब उसको ऑथोराइज कर दिया गया कि भाई अब तुम भी बजट इनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट सेपरेट हो गए ना, तो इनके भी बजट्स अलग अलग हो गए। तो जैसे प्रोविंशियल बजट भी अपने लेजिस्लेचर में कुछ भी कर सकते हैं, सेंट्रल बजट भी, ठीक है। अब दोनों के मतलब कि अलग अलग पावर हो गई, ठीक है। तो अब हमारा आता है लास्ट फीचर, ये हमारा लास्ट फीचर है, फिर इसके बाद हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। देखते हैं इसमें। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट कमिंग इनटू फोर्स। मतलब कि इसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया था फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट सबमिट आफ्टर दी 10 years। मतलब कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये सिर्फ ओनली 10 years के लिए बनाया गया था, मतलब कि 10 years के बाद इसमें चेंजेस होने थे। तो फिर उसके बाद है ना 1929 आ जाता है ना 10 years के बाद, 1919 के 10 years के बाद, ठीक है। तो 1929 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929 आया था, ठीक है, उसमें चेंजेस आ गए थे। तो 1927 में सैमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1929 आया, ठीक है। सैमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसने इसमें इंक्वायरी की, इसमें क्या डिफेक्ट्स थे, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ जाना, इस वजह से उसने रिपोर्ट बनाई और इंक्वायरी भी की उसमें। तो फिर उसने 1927 की बात है, और फिर 1929 को क्या कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929। तो ये 10 साल तक रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो इसके ये प्रोविजंस थे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड होता है, और भी हम लेक्चर आगे भी बनाने वाले हैं काफ़ी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लीजिए, जिसमें आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि हाँ मेरे को टेलीग्राम में मैसेज आया था, उसको नहीं देखा मैंने, तो आप ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है। इससे आपको माइंड रिफ्रेश रहेगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखने हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री के ऊपर, आपको यहाँ पर साइड में आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।